नमस्कार, अभिषेक पांडे के साथ आप देख रहे हैं गाँव जवान न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं कांग्रेस कार्यालय आजमगढ़ में, जहाँ पे हमारे साथ अध्यक्ष जी मौजूद हैं और जो आजकल राजनीति में उथल पुथल चल रही है उसके बारे में जानिए। जो आजकल एक मंटम चल रहा है, कांग्रेस को विरोधी लेके एक दूसरे पे प्रत्यारोप लग रहे हैं जात को लेके, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, जात को लेकर के जो आरोप लग रहा है ये पूरी तरीके से विरोधियों का दुष्प्रचार है। आज़ादी के बाद जो है, समझ रहे हैं, आज़ादी के बाद जब देश में खाने को नहीं था, पहनने को नहीं था, तब से लेकर के आज तक जो कुछ भी है उसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। ठीक ना? अगर कांग्रेस की सोच नहीं रही होती तो देश का विकास नहीं हुआ होता। कांग्रेस की सोच नहीं रही होती तो मायावती जी, मुलायम सिंह यादव जी, मोदी जी जैसे लोग पैदा नहीं होते। बाबा जैसे लोगों का वो जो आज अगर धर्म विरोधी रहती तो सनातन से हट करके जो सनातन की बात करते हैं तो नाथ संप्रदाय से वो है। मंदिर किसका है? मंदिर तो सनातन के विरोध का ही केंद्र बिंदु है। ठीक है, हमारे सनातन धर्म हमारा बहुत व्यापक है, तो सबको समाहित कर लेने वाला है। तो जो सनातन धर्म की व्यापकता है, उस व्यापकता को बनाए रखने में भी कांग्रेस की भूमिका रही। उसमें नाथ संप्रदाय जैसे लोग और जितने भी संप्रदाय हैं, शैव है, जैन है, फलाने ढिमाके, जितने भी संप्रदाय हैं, सारे संप्रदायों का पोषण राजा का क्या काम है? राजा का काम है कि राज्य में उसके जितने भी धर्म संप्रदाय के लोग हैं उनको किसी भी तरह की समस्या न हो, सबका पोषण करना ही राजधर्म है। इसलिए कि हर राजा की जो प्रजा वहाँ की होती है वो संतान की तरह होती है। तो कांग्रेस ने अपने शासन में हमारे देश का जो हमारी आबादी थी तो जात धर्म के रूप में नहीं थी, भारतीय के रूप में थी। और सारे भारतीयों के हित को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने काम किया। अगर लगा कि आरक्षण की आवश्यकता है तो दलितों को उत्थान के लिए आरक्षण दिया गया। लगा कि पिछड़ों को आरक्षण की आवश्यकता है तो मंडल कमीशन बना। किसने बनाया था? ठीक ना? लगा कि लागू होना चाहिए, बीपी सिंह ने लागू किया। कांग्रेस की हुकूमत में अर्जुन सिंह ने दिया। तो निश्चित रूप से अगर किसी की मांग है तो उसको और अधिकार चाहिए तो दिया जाना चाहिए। कांग्रेस इसकी विरोधी नहीं है, लेकिन कांग्रेस सवर्ण विरोधी भी नहीं है। सवर्ण बैकवर्ड की जो मानसिकता है उसको जब देखिए, अभी मैं देख रहा था कुमार विश्वास का एक इंटरव्यू, उन्होंने कहा ना कि आप जैसे प्रवीण सिंह बनकर किसी दलित की समस्या समझना चाहेंगे, नहीं समझ पाएंगे। आपको दलित की समस्या समझने के लिए जब उनके परिवार का सदस्य आप होंगे तब ना आप समझ पाएंगे उनकी समस्या क्या है। और फिर हमारे पास क्यों 50 बीघा होना चाहिए, क्यों उनके पास 1 ही बीघा होना चाहिए? अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो क्यों ना करें वो। और रहा सवाल, हाँ, इसको क्या है कि इसमें कुछ लोग इसको जाति संघर्ष के रूप में बदलना चाहते हैं, कुछ लोग धार्मिक संघर्ष के रूप में बदलना चाहते हैं। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले अंतरजातीय विवाह होता था किसी गांव में तो लोगों को लगता था कि अरे कैसे हो गया। आज तो हम स्वीकार करते हैं, ब्राह्मण का दलित से हो जा रहा है, दलित का ब्राह्मण से हो जा रहा है, क्षत्रिय का कहीं हो जा रहा है। तमाम जातियों की शादियां अंतरजातीय हो रही हैं। पहले हम सुनते थे कि 25 साल पहले तो हतप्रभ होते थे, क्रोध आता था। आज हम मान चुके हैं कि होगा। मेरी बेटी है, आपकी बेटी है, किसी की बेटी, जहाँ पर बैठे हुए लोग हैं, लड़का बेटा है, वो कहाँ शादी कर लेगा कि कोई नहीं जानता, और कर भी लेगा तो 99% लोग इसके लिए तैयार हैं। तो चीजें, माहौल बदल चुका है और बदल रहा है। तो मुझे लगता है कि अगड़े पिछड़े सभी जात के लोगों को इस बात को ध्यान में रखना होगा कि शिक्षा का स्तर बढ़ा है, उससे लोगों में जागरूकता आई है, लोग इसके लिए तैयार हो रहे हैं। पुनः इसको जातीय संघर्ष की तरफ या क्लेश की तरफ न ले जाए। जैसा आपने बताया, तो क्या शिक्षा जरूरी है या जाति जरूरी है? भाई, जब शिक्षा होगी तभी जात में खत्म होगी। भाई, शिक्षा जब होगी तभी जात खत्म होगी। जब शिक्षा होगी तो हम जो शास्त्र पढ़ेंगे, शास्त्रों में जाति का कहीं उल्लेख नहीं है। जब हम कुछ पढ़वे नहीं करेंगे, कहीं सुनी बात करेंगे, तो फिर वही होगा कि जो जैसा लोग कह देंगे उसी तरह का हम बनने का प्रयास करेंगे, उसी को मान लेंगे। जब शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तब हमको मालूम होगा ना कि जात कहीं है या नहीं। आपका कहने का मतलब है शिक्षा सर्वप्रथम है, शिक्षा जरूरी है। उसके लिए क्या मानदेय होना चाहिए? जो सरकार कह रही है कि जातिगत आरक्षण हर जगह होना चाहिए, शिक्षा में आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मेरा सिर्फ एक मानना है कि निश्चित रूप से अगर किसी वर्ग को, किसी समाज को लगता है कि उसको आरक्षण से उसकी प्रगति और हो जाएगी तो होना चाहिए, इसमें कहीं से कोई दो राय, हम इसका विरोध नहीं करते। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पढ़ने वाले को कोई रोक नहीं पाया। प्राइमरी में लोगों ने पढ़ा, जो प्राथमिक विद्यालय थे, छत नहीं थी, पेड़ के नीचे पढ़ाया जाता था, तब लोगों ने पढ़ा। आज कॉन्वेंट हाई स्कूलों में लोग कायदे से हिंदी नहीं लिख पा रहे हैं बच्चे। तो मेरा क्या करना, क्योंकि कोई पढ़ना चाहता तो उसको कोई रोक नहीं पाएगा। कोई व्यक्ति कुछ करना चाहता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है
कि हमको रोका जा रहा है, इसलिए रोका जा रहा है कि मैं इस जाति का हूँ, तो मैं इसको नहीं मानता। अब इस देश में किसी जाति वर्ग के हैं इसलिए आपको रोका जा रहा है, ये कहीं संभव नहीं। हाँ, अगर जाति आधार पर आपको लगता है कि आप पिछड़े हुए हैं और अगर वो आरक्षण उनका रहा है तो सुरक्षित रहे, वो खत्म ना हो, जब तक कि उनका पूर्णतः विकास ना हो जाए, जब तक वो ये ना मान ले कि नहीं अब हमको हमारा हो चुका है। जो अभी आरक्षण की मांग चल रही है, तो आरक्षण का मांग जाति आधार पे होना चाहिए, आर्थिक आधार पे होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि आर्थिक आधार जाति आधार को दोनों को अगर आप चुनेंगे, जैसे आप समझिए उनका जाति आधार पर अगर आप दलित को देख लीजिए तो दलित में आपको जो है 98% आपको दलित मिलेगा, जो कि उसको गरीब मान लीजिए 98%। लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय को आप 98% नहीं मानेंगे ना। आप गांव में ही देख लीजिए, रहन सहन को देख लीजिए, पहनावे ओढ़ावे को देख लीजिए, है कि नहीं अंतर है? तो अगर इस रूप से अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से अगर ऐसा है तो क्यों है, अगर ऐसा है तो क्यों है। और लोकतंत्र, इस बात को समझिएगा कि विश्व की दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र में मत से राजा चुना जाएगा, तो यही कह रहे हैं ना कि हम आपको राजा तभी चुनेंगे जो हमारे हितों के साथ आप होंगे। और उनका हित कहाँ है? उनका हित है कि उनके लड़के भूखे हैं, नंगे हैं, ठीक है, उनके पास रहने के लिए व्यवस्था नहीं है। उनको आप राशन दे करके हल्ला कर रहे हैं मंच से कि हमने आपको 5 किलो राशन दे दिया। भाई वोट उनका है, उनके वोट से चुने गए, प्रधानमंत्री बने हैं आप, तो उनके हक को आप दे करके आप हल्ला कर रहे हैं। तो वही कह रहे हैं ना कि हमारा अधिकार है, हमको आपने भोजन दे दिया, हम पर एहसान नहीं कर दिया। आपने भोजन दिया तो आपने किसी से खरीदा ना भाई, MSP आपने लागू किया, जिनके पास 10 बीघे जमीन है, 20 बीघे जमीन है, उनसे आपने खरीदा, उनका सड़ता तो आपने उनको अच्छा रेट दिया, बढ़िया रेट दे खरीदा, अब उसको सड़ाएंगे तो है नहीं, आपने फिर बांटा 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये किलो या फ्री में भी। तो कुल मिलाकर के यही है मेरा कहना है कि चाहे जो भी उनको आवास मिल रहा हो, उनको पट्टे मिल रहे हो, उनको जो कुछ भी मिल रहा है वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि आप उनके ऊपर कोई उपकार कर रहे हैं, या किसी क्षत्रिय समाज का, किसी ब्राह्मण समाज का, किसी राय समाज का, किसी बनिया समाज कोई व्यक्ति उनको दे रहा है। हमारे देश की आज़ादी में तमाम लोगों ने अपने बलिदान दिए। जिन लोगों की शहादत इस देश के लिए हुई, उन लोगों ने एक खूबसूरत भारत का सपना देखा था। खूबसूरत भारत को लंबे समय तक वो स्थापित रहे, कानून का राज, उसके लिए एक संविधान दिया था। और उस संविधान के अनुसार अगर आप नहीं चलते तो निश्चित रूप से आप क्या करते हैं, देश की व्यवस्था को तार तार करते हैं। जैसे भी आप देखिए आजकल मुद्दा चल रहा है फर्जी फेक एनकाउंटर का। मेरा मानना है कि 99% फेक एनकाउंटर होते हैं। भाई जब आप जो है जुडिशरी का काम, न्यायपालिका का काम भी आप खुद करने लगेंगे तो आप पे भरोसा कैसे हो सकता है? किसी व्यक्ति को घर से उठाया, आपने दिखा दिया, एक ही कहानी है, वो भाग रहा था जो है और उसको पुलिस ने हमला किया, और जवाबी वो हमला करा, एक पुलिस को कई हल्की फुल्की गोली लग जाती है। एक ही स्टोरी, आप जितने भी काउंटर्स हैं सबकी स्टोरी लगभग एक जैसी है। तो जो फेक एनकाउंटर है, कहीं न कहीं से न्यायपालिका को तो रौंदा जा रहा है ना। ये जो आवाज आज विपक्षी दल उठा रहे हैं, इसको कुछ लोगों को ये लग रहा है कि यादव अपराधी मारा गया है, ठीक है मरा था। ऐसा नहीं है। आज आपको लग रहा है कहीं मरा था, कल ठाकुर मराएगा, परसों ब्राह्मण मराया, ब्राह्मण भाई विकास दुबे अपराधी था, रहा होगा। लेकिन आप जो है कि जो है मतलब क्यों मार रहे हैं उसको? आप न्याय व्यवस्था दुरुस्त करिए, उसको व्यवस्था दीजिए, वहाँ ट्रायल कराइए, 3 महीने में सजा कराइए, आप अपनी गवाही दीजिए। तो निश्चित रूप से अगर न्याय पर से भरोसा अगर उठ जाएगा, आज मुख्तार को मरते देख के अच्छा लगेगा, अतीक को मरते देख के अच्छा लगेगा, मंगेश को मरते देख के अच्छा लगेगा, और लोग हैं उनको मरते देख करके अच्छा लगेगा। लेकिन जब वो टेस्ट जान लेंगे आपका कि आप सो चुके हैं, या आप कहा जाए कि वो कौन सी पिक्चर थी उसके कटप्पा हो चुके हैं, बाहुबली कि आपको तो ठीक है राजमाता का आदेश हो गया, उन्हीं के बेटे को मार देंगे, आपके अंदर साहस नहीं कि आपका गलत निर्णय हम नहीं मानेंगे। जब ये देश जान जाएगा कि आप सो चुके हैं, तो ऐसे तमाम निर्णय होंगे जिन निर्णय का फिर आप विरोध नहीं कर पाएंगे। ले लीजिए आप आजमगढ़ जिले को, तमाम लोग कहते हैं कि अरे कोई नेता नहीं, कोई विपक्षी नहीं, हुआ तो आंदोलन यहाँ पर, जनता सोई रही। एक वोट मिला था बिलरियागंज में, जो मदनी जी ट्रेन भर के जाते थे बोगी में लेकर के कांग्रेस की हुकूमत में, एक दरोगा 35 लोगों को जेल के अंदर कर दिया। SSP के फोन करने के बावजूद, DM के फोन करने के बावजूद जाकर उस मूवमेंट को चलाया गया। प्रियंका गांधी को बुलाया गया, प्रियंका गांधी ने लड़की से लगातार बात करती रही, कोरोना काल में उसके घर सामान भेजोना, फलाना ढमाका करना, एक वोट मिला था उसके यहाँ। यहाँ कुछ साथी बैठे प्रशासनिक वहाँ पलिया गांव में हमने मुद्दा उठाया। पहली ऐसी घटना है कि पता कर लीजिएगा, पत्रकार हैं, जाकर के 40 लाख रुपया थानों से चंदा लिया गया। और देश की पहली घटना प्रदेश की है जहां मकान गिरवाया गया हो,
और उस मकान को बनवाया गया हो, जहाँ कह रहा हूँ जाके पता कर लीजिएगा। पलिया गांव है कि पहला बुलडोजर चला है जहाँ मकान बनाना पड़ा है हम लोगों के आंदोलन से। जो अभी एक बुलडोजर नहीं चले, इसके बारे में आप क्या यही बात हो रही है, किसी का मकान गिरवाना सरकार का काम नहीं है, ये न्यायपालिका काम। किसी धारा में मुकदमा पंजीकृत हो जाता है, एक आरोप लगता है। मैं जानता हूँ, ये घटना देखिए वसीम अकरम ने चलाया, देखिएगा उसको CIB न्यूज पर, संभवतः अलीगढ़ का मामला है और बड़ा अच्छा मामला है कि उसमें एक लड़का किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, उसकी जो उसके साथ उसकी कलीग जो काम करती है, उससे प्यार करती है, उसका रूम पार्टनर भी उसके चक्कर में पड़ जाता है, वो उसके घर चली जाती है, वो जाता है कहीं सामान लेने के लिए, उसके मित्र में उसका मित्र बलात्कार करता है और जो है सजा इसको हो जाती है, मुकदमा इसके नाम होता है, सजा इसको हो जाती है और फांसी की सजा होती है। उसने कहा कि हम अंतिम इच्छा में कहता है कि एक रात के लिए मैं पत्नी के साथ में रहना भी चाहता हूँ। CIB न्यूज पे है, हमने पूछा भी फोन कर, ऑथेंटिक स्टोरी ये बता रहा है कि वहाँ उसमें ऑडियो में ये आता है कि वो कहता है अपनी औरत से कि मैं तुमको सिर्फ इसलिए बुलाया हूँ कि मैं दुनिया की नज़रों में बलात्कारी, मुझे फांसी हो चुकी है, मैं तुम्हारी नज़रों में न गिर जाऊँ क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया, ये पूरी घटना है। अब मेरे बच्चों को बताना कि मैं बलात्कारी नहीं हूँ। अब बताइए आप, तो कुल मिला करके आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि प्रवीण सिंह के ऊपर आपने मुकदमा पंजीकृत किया, हमने 3 साल जेल काटे, हम 3 साल जेल काटे, मारा तो हमने नहीं, हम लखनऊ विश्वविद्यालय के चुनाव में गोली मारा कोई और, फंसा कोई, मैं 3 साल बाद मैं दोस्त होकर के आया। तो ये जानना पड़ेगा कि प्राथमिकी दर्ज की जा रही है तो क्या सचमुच जिसके नाम मुकदमा दर्ज किया गया है उसने हत्या की है कि नहीं की। देखिए, भावनाओं से देश नहीं चलेगा, देश चलेगा संविधान से, और संविधान के जो प्राविधान है उसको लागू करने के लिए ईमानदार सोच की आवश्यकता है। हर व्यक्ति जो ईमानदार होगा तो निश्चित रूप से संविधान भी हमारा सुरक्षित रहेगा, न्यायपालिका का भी सम्मान होगा और संविधायिका का भी।